चलिए देखिए, सत्रह सौ तिरानवे पढ़ा दिए थे कि जब आए थे ना। चलिए, तो फिर से इंडिया एक्ट बताए थे ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट अधिनियम जो आया 1793 का चार्टर एक्ट आया। देखिए 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? 1793 का चार्टर एक्ट कहता है, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति और भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विस्तारित किया गया। मतलब सीधा कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वो जो शक्ति दिया गया था, आपको बोले थे उसको शक्ति ये दिया गया था, सैन्य शक्ति भी उसी के पास, और उसको एक शक्ति और ये दिया गया था उसको कि परिषद के जितने भी निर्णय हैं, परिषद के निर्णय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर उसका मन होगा तो परिषद का निर्णय मानेगा, और उसका बाध्य नहीं होगा तो परिषद का निर्णय नहीं मानेगा। उसी के बारे में कहता है, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या कर दिया गया? विस्तारित कर गया। मतलब सीधा समझिए, जो परिषद था, परिषद कोई काम का रहा नहीं, सब सीधा का सीधा सर्वोपरि कौन बन गया? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर क्या कर दिया? अधिक नियंत्रणकारी कर दिया। सीधा समझिए, कह रहा वही गवर्नर जनरल जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गया। क्यों? क्योंकि परिषद का सारा सर्वोपरि कौन हो गया? ये खुद गवर्नर जनरल हो गया। यही कहता है आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 1793। उसके बाद इसमें क्या किया गया? इसमें भारत पर व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अगले 20 वर्षों तक आप क्या कीजिए? भारत के साथ व्यापार कीजिए। पूर्वी देशों के साथ आप अगले 20 वर्षों तक क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। इसने कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। सुनेगा, इसमें ये चीज कहा गया, बोला था अंग्रेज जो कॉर्नवालिस आया था, कॉर्नवालिस क्या बोला था? कॉर्नवालिस बोला था कि सैन्य शक्ति, सेना का कमांडर इन चीफ कौन रहेंगे? हम रहेंगे। सेना का कमांडर इन चीफ कौन रहेंगे? हम रहेंगे। लेकिन ये अधिनियम में क्या किया? बोला कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नर जनरल सेना का चीफ होगा ही। अनिवार्यता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बैठती थी ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ में? ब्रिटेन में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ में? भारत में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करती थी सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। वही बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा उसका पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा? भारत के कमाई से, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ऐसा कौन सा अधिनियम कहता है? अधिनियम कहता है अधिनियम 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में लिखा था कि 20 साल के लिए आपके व्यापारिक अधिकार को क्या कर रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से इसके 20 साल बाद अगला अधिनियम बना के भेजा 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम 1813 का। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? सुनिएगा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को क्या किया गया? फिर 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ाया गया। बोला फिर आपका एकाधिकार है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लेकिन कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या किया? समाप्त किया। बोला एकाधिकार को समाप्त करते 20 वर्षों तक आप व्यापार करिए। क्या करिए? व्यापार करिए। लेकिन आपका दो चीजों पे ही एकाधिकार होगा, एक चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार। मतलब अब भारत जो आ सकती है, भारत के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार जो करेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटेन की जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं ना, वो सारी की सारी कंपनी कहाँ जा सकती है? भारत आ सकती है, पूर्वी देश आके व्यापार कर सकती है। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पे एकाधिकार किसका रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। समझे? न समझे? सुनिए क्या है, सीधा समझिए। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी थी ना, प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी प्राइवेट कंपनी थी। और ब्रिटेन सरकार एक अलग समझिए। सरकार यहाँ जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण लीजिए, अब हमारा भारत देश है और हमारे भारत देश के बगल में एक देश है नेपाल। समझिए भारत देश के अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और भारत में संसद है, लोकसभा और राज्यसभा।
भारत की एक कंपनी है, समझ गए, प्राइवेट कंपनी, उस कंपनी का नाम है रिलायंस, जिसको आप कहते हैं जियो, रिलायंस जियो है। ये कंपनी कहाँ गई? नेपाल। कंपनी कहाँ गई? ये सब अधिनियम क्या है समझते चलिए, बस इसको समझ गए, सब समझ जाइएगा। नेपाल गई, अपना कंपनी में जाके नेपाल में क्या बोला, सबसे पहले आया रिलायंस कंपनी नरेंद्र मोदी के पास, हमारे भारत सरकार के पास, बोला हम क्या चाहते हैं कि जियो का टावर, जियो का नेटवर्क हम लगाए कहाँ? नेपाल में भी। तो भारत सरकार उसको परमिशन दिया लिखित तौर पे, ठीक है हम तुमको 20 वर्षों के लिए अधिकार देते हैं, नेपाल में जाओ, जाके फैक्ट्री तुम स्थापित कर सको। बात को समझे? आया कि रिलायंस कंपनी, अधिकार दिया किसने? नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के सरकार ने। फिर रिलायंस कंपनी अपना लेके आया नेपाल, और नेपाल में आके रिलायंस का टावर लगाया, रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस इसने क्या किया? प्रारंभ कर दिया। अब 20 साल पूरने वाला है, 20 साल उसको लिख के दिया था सबसे पहली बार अधिकार पर, लाइसेंस समझते हैं ना, लाइसेंस, बस लाइसेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? लाइसेंस दे रहा है। तो रिलायंस कंपनी को समझिए एक लाइसेंस दिया। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, उसे ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडेशन होता है। आप इतना दिन के बाद फिर इसको क्या करवाइए? अपडेट करवाइए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस इतने साल के लिए ही वैलिड रहेगा। वही सेम है, इसको लाइसेंस दी भारत सरकार रिलायंस कंपनी को कि जाइए आप नेपाल में कंपनी फैक्ट्री स्थापित कर दीजिए। और रिलायंस कंपनी आया यहाँ और दिया था सिर्फ शुरुआत में कितने दिनों के लिए? 20 वर्ष के लिए। अब 20 वर्ष पूरा हो गया, देखा कि रिलायंस कंपनी अच्छे से कार्य कर रही है, तो 20 वर्ष बाद फिर अगला अधिनियम बना के भेजा, समझ गए? फिर अगला अधिनियम यानी कानून बना के भेजा, उसका लाइसेंस फिर रिन्यू कर दिया। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए आप व्यापार करते रहिए। फिर 20 साल में देखा कि गड़बड़ी करता है, सिर्फ रिलायंस कंपनी ने, भारत देश का और कुछ दूसरा कंपनी है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, इस कंपनी को भी जाना चाहिए कहाँ? नेपाल। तो रिलायंस को बोला देखो तुम अकेले वहां जाता था, सिर्फ तुम्ही को लाइसेंस अब नहीं देंगे, हम लाइसेंस एयरटेल को भी देंगे, लाइसेंस बीएसएनएल को भी देंगे। तो जो इसका व्यापारिक एकाधिकार था नेपाल देश में अपना कंपनी स्थापित करने का, वो समाप्त हुआ ना। सिर्फ और सिर्फ पहले क्या था नेपाल में? रिलायंस था। भारत का जो कंपनी एक सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को लाइसेंस मिला था, तो आप नेपाल में अपना क्या कर सकते हैं? कंपनी स्थापित कर सकते हैं। अब अगला 1813 में क्या किया? मान लीजिए 20 साल बाद बोला कब तुम्हारा एकाधिकार क्या करते हैं? हम समाप्त करते हैं। और कोई दूसरा कंपनी, एयरटेल कंपनी, बीएसएनएल कंपनी भी जाके क्या कर सकती है? नेपाल में अपना टावर, अपना टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्थापित कर सकती है। तो जियो का एकाधिकार समाप्त हुआ ना, जियो का एकाधिकार समाप्त हुआ कि नहीं? बस वही बात है। अब जियो मान लीजिए मोबाइल, बोलेगा एयरटेल तो मोबाइल नहीं मिलती है, बोला कि रिलायंस जो है आप टावर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एयरटेल भी अपना टावर लगाएगा, बीएसएनएल भी अपना टावर लगाएगा, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चलाएगा। लेकिन नेपाल में मोबाइल सिर्फ बेच सकता है कौन? रिलायंस। व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया, लेकिन मोबाइल बेचने का अधिकार किसके पास रहा? रिलायंस के पास। वही अगला अधिनियम, यही जो एक्ट बना के भेजा। अब ये एक्ट कौन भेजेगा? लाइसेंस कौन देगा? भारत की सरकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये सारा का सारा लाइसेंस दे रहा है, 1793 का चार्टर एक्ट, 1893 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का फिट्स इंडिया एक्ट, कौन भेज रहा है? भेज रहा है ब्रिटेन की सरकार। और किसको भेज रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसमें जब भेजेगी तो कुछ ना कुछ लाइसेंस का कुछ नियम कायदा कानून होगा, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। वही लिखा जो रहता है ना, हम पढ़ा रहे हैं यही चीज। तो यही 1813 का जो चार्टर एक्ट आया ना, इसने बोला कि आपका व्यापारिक अधिकार हम 20 वर्षों के लिए क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लेकिन अब आपका एकाधिकार नहीं होगा, आपका एकाधिकार नहीं होगा। दूसरा कंपनी भी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन में और कंपनी होगा ना प्राइवेट, वो भी जाके कहां व्यापार कर सकती है? भारत में आके व्यापार कर सकती है। उसका व्यापारिक अधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया। बोला कि लेकिन दो चीज पे आप ही का अधिकार रहेगा। दो चीज बोला, एगो चीन देश के साथ व्यापार सिर्फ आप करते रहिए, और दूसरा चाय का व्यापार दूसरा कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का कोई और कंपनी होगा, वो आके भारत के साथ चाय का व्यापार कर सकता नहीं है। वो सिर्फ कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है। बात को समझे? समझ में आया ये चीज? चलिए, तो वही कहता है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए। लेकिन कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिए। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार क्या रहा? एक अधिकार बरकरार रखा गया। समझिए चीजों को, आगे आइए।
कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की क्या दे दी गई, अनुमति देगी। मतलब जो भी व्यक्ति आइए भारत में क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। वही चीज लिखा है, अच्छा तरीके से बताइए। और इसी अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दी, अनुमति दी। बोला कि ईसाई धर्म भारत आइए, ईसाई धर्म को मानने वाले जितने भी प्रचारक हैं, ईसाई मिशनरी, आप भारत आइए, भारत आके क्या कीजिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। मतलब ईसाई धर्म, कानूनी तौर पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति किस कानून, किस अधिनियम के तहत, 1813 का चार्टर एक्ट। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, कितना रुपया, 1 लाख रुपया खर्च करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। बोला भारत की शिक्षा पे हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। बोला काहे खर्च करेंगे, भारत की शिक्षा से हमको क्या लाभ होगा, भारत की शिक्षा से हमको ये लाभ होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ काम कर रही थी उसको कर्मचारी चाहिए था, और कर्मचारी उसको चाहिए था इंग्लिश बोलने वाला, और भारत का लोग ज्यादा इंग्लिश बोलता उस समय में नहीं था। तो उसको क्या करना पड़ता था, अपने कंपनी में जो कर्मचारी रखना पड़ता था उसको लाना पड़ता था ब्रिटेन से। अब जो ब्रिटेन से आता था तो वो कानून का ज्ञाता होता था, बोलता था सबसे पहले आने जाने का सब भत्ता दो, उसके बाद यहाँ आएंगे तो हमको रहने के लिए घर दोगे, और जब अगर हम रहेंगे तो मेरी बीवी, मेरा परिवार सब रहेगा, उसका भी खर्चा दो, तब हम यहाँ आके रहेंगे। नहीं तो उससे अच्छा हम अपने देश में नहीं रहेंगे, यहाँ आएंगे दूसरे देश। तो उसी व्यक्ति को पेमेंट देना पड़ता था क्या, ज्यादा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि पढ़ा दो भारत के लोगों को ही अंग्रेजी, क्या पढ़ा दो, अंग्रेजी भारत के लोगों को ही पढ़ा दो, टेंशन खत्म। इसी वजह से भारत के लोगों को क्या कराना स्टार्ट किया, अंग्रेजी भारत में शिक्षा प्रारंभ किया। बोला शिक्षा पे खर्चा करो 1-1 लाख रुपया प्रति वर्ष, 1 साल में 1 लाख खर्चा करो, तभी के समय में 1 लाख का मायने रखता है आपका। 1 लाख रुपया खर्चे का करने का अधिनियम बनाया गया, किसमें, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से क्या किया गया, परिभाषित। कुछ नहीं, ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक आया। देखिए एक तरह से संविधान यानी पूरा का पूरा लाइसेंस पद्धति का पूरा आया, किसमें, प्रत्यक्ष रूप से 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लाइसेंस अलग चीजें हैं, हम एक प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अधिकार दिया। ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में गया, भारत सरकार ये अधिकार दिया कि आप गाड़ी चला सकते हैं एनएच पे, जिस भी रोड पे चलाना चाहें। बात को समझे, वही। और उसके बाद अगर आप गाड़ी किधर इधर उधर धक्का उक्का दे भी दिए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके ऊपर केस उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं होगा तब ज्यादा समस्या होगा। है कहता है ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम क्या था, निर्णायक था। मतलब इस अधिनियम का महत्व देखिएगा तो बहुत है। सबसे पहले इस अधिनियम की विशेषता क्या है, इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या किया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया। वो जो चाय और चीन के साथ व्यापार पे अधिकार था ना, एक अधिकार, वो भी समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब कहता है इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये अधिनियम इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन पॉइंट जो इसका है ये है। इसमें कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार देते हैं, और अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे। इसी अधिनियम में लिखित तौर पे आया था कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हम क्या बोलेंगे, भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे। और इसी अधिनियम के तहत सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना था भारत का, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उनका क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हर एक अधिकार दिया, बोला कि पूरे के पूरे भारत का आप सर्वोसर्वा हैं। जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र आता था, सब क्षेत्र पे किसका अधिकार है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसके लिए वो कानून बना सकता है, सेना को चला सकता है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस बोला इसने
मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। बोला अब आप कानून नहीं बनाइएगा। मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर को बोला अब आप कानून बनाने लायक नहीं है, आपके लिए सीधा कानून कौन बनाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक यानी भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। विधायिका मतलब समझ रहे हैं, कल समझाए थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसी संस्था जो कानून बनाती है देश के लिए, क्या? विधायिका। विधायिका माने समझ रहे हैं ना, कानून बनाने का सारा अधिकार किसको दे दिया? गवर्नर जनरल को दे दिया। किसको दे दिया? गवर्नर जनरल को दे दिया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को क्या कहा गया? एक्ट या अधिनियम कहा गया। एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से क्या हो गया? प्रशासनिक। मतलब इससे पहले जो व्यापार पे फोकस करती थी अब वो किस पे फोकस करने लगी? शासन व्यवस्था पे। प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गई। मतलब सीधा कहना ये चाह रहा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना अपना मेन मुद्दा व्यापार समझती थी, उसका मुद्दा क्या हो गया? मोटो क्या हो गया? बदल गया। उसका मोटो हो गया क्या? अब हम क्या करेंगे? शासन करेंगे। शासन प्रशासन यानी प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा लिप्त हो गया। वही है चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया? आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। बस वही बताए ना, शिक्षा पे खर्चा किए तो अब सरकारी ऑफिसर भी बन सकता है कौन? भारतीय। और जाके उसमें ज्वाइन कीजिए। इसीलिए तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा था। तो वैकेंसी में फॉर्म भरने दिया जाएगा तब ना। तो वैकेंसी में इसको बोला कि भारतीय लोग भी शामिल हो सकते हैं और उसमें फॉर्म भर के सिविल सेवक हो, कार्यालय का कोई भी अधिकारी हो, आप रोजगार हासिल कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। और उसके बाद आइए अगला है, हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। और अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य? 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को क्या किया गया? शामिल। विधि सदस्य मतलब कानूनी सलाह देने के लिए, क्या सलाह देने के लिए? कानूनी सलाह देने के लिए विधि सदस्य का नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम में? 1833 के अधिनियम में। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। वह इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया। बोला कि विधि आयोग का क्या काम है? भारत के लिए कानून बनाना। भारत के लिए क्या बनाना? परिषद। कल समझा है, इसीलिए हम आज बता रहे हैं। परिषद है। आपको बोले थे एक गवर्नर जनरल और इसका सहयोग देने के लिए पहले कितने व्यक्ति रहते थे? 4। बाद में क्या कर दिया? एक कम कर दिया जब निदेशक मंडल का नियुक्ति हुआ। अब फिर एगो बढ़ा दिए। कब? 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किए? फिर एगो बढ़ा दिए। तो फिर क्या हो गया? 4 हो गया। और एगो बढ़ाई किसको? विधि सदस्य के रूप में। किस सदस्य के रूप में? विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को क्या किया गया था? गैर कानूनी घोषित किया गया था। दास प्रथा को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। इसी अधिनियम में लिखा गया था दास प्रथा पे क्या लिखाया जाएगा? प्रतिबंध। और दास प्रथा पे प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड एलन बरो ने। और उसके बाद आपका लास्ट है संवैधानिक विकास क्रम में सबसे पहला लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के भारत में ब्रिटिश सत्ता का पूरा प्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया? हस्तांतरण हो गया। मतलब हमारे भारत में जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हटो, अब शासन खुद हम डायरेक्ट चलाएंगे। क्यों? इसके पीछे का रीजन था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना कुकर्म किया, इतना ज्यादा शोषण किया कि इतना बड़ा न्यूज बना। उसको लगा कि सही से शासन प्रशासन चला नहीं रहा है। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? समाप्त किया। और समाप्त करके उसके शासन को अपने हाथों में चलाने लगा। सीधा प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ किसका? ब्रिटिश सरकार का।
1858 के अधिनियम के तहत 1857 के बाद। तो ये अधिनियम अंतिम भेजा गया था कब? 1853 में। देखिए 20-20 साल बाद 1813, 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 33, 33 के बाद 53, 53 में आया। वही कहता है 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। कैसा अधिनियम था? अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। मतलब कार्यपालिका और विधायिका को क्या किया गया? अलग किया गया, और कुछ नहीं है। कार्यपालिका विधायिका कल समझाएं। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य, 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इसमें विधान परिषद, जिसे क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का क्या किया गया? गठन, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह क्या किया? कार्य किया। बोला कि कानून चलाएंगे। अब परिषद में सदस्यों का क्या किया गया? बढ़ाया गया। जो परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। 6 नए सदस्य। कितने सदस्य? 6 नए सदस्य, जिसको बोला गया पार्षद। कुछ नहीं है, आपको बताए थे लोकसभा और राज्यसभा, बताए थे लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य? 543 और राज्यसभा में 245। देश में कोई भी कानून अगर बनता है तो वो कानून कौन बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा मिलके। लोकसभा साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से कोई भी कानून बनेगा देश में, तो लोकसभा में 543 का आधा से अधिक, आधा से एक अधिक अगर समर्थन कर देगा तो कानून समझा जाएगा कि लोकसभा से पास है। फिर राज्यसभा में 245 का आधा से अधिक, एक ज्यादा अगर पास कर दे तो बोलेगा राज्यसभा से पास है। तो लोकसभा पास किया, राज्यसभा पास किया, फिर हमारे बैठे रहते हैं ऊपर में देश के सबसे बड़े व्यक्ति राष्ट्रपति। कानून जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चैप्टर ही है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को कानून पे अधिकार है कि उसको क्या करना है? सिग्नेचर करना ही है। राष्ट्रपति का मन होगा तो नहीं करेगा, कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति का मन होगा कुछ दिन रोकेंगे इसको, 6 महीना बाद जरूरत है कानून को, 6 महीना तक रोक लेगा। राष्ट्रपति को इसमें अधिकार है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति की अपनी वीटो शक्ति है। लेकिन मैक्सिमम तौर पे राष्ट्रपति क्या करता है? सिग्नेचर कर देता है। काहे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार ही किसको है? लोकसभा और राज्यसभा को। संविधान का उल्लंघन करेगा तब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। तो मतलब जब इस कानून पे सिग्नेचर कर देगा कौन? राष्ट्रपति, तो कानून बन जाएगा। तो जब इतना बड़ा देश चला रहे हैं तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम अकेले किसी एक व्यक्ति को पूरा देश सौंप सकते नहीं है। देखिएगा यहीं से उपजा है कौन? यही बड़ा हो कि वही विधान परिषद जो साधारण, वही बड़ा बन के क्या बना? लोकसभा बना। वही बड़ा बन के क्या बना? राज्यसभा बना। अभी शुरुआत है 5-6 लोगों का, आते आते 543 आया है। वही शुरुआत है, बीज बोया गया इसी अधिनियम में, 1853 के अधिनियम में। बोला कि आप एक व्यक्ति को पूरा का पूरा देश चलाने के लिए दे सकते नहीं है। इसी वजह से क्या कीजिए? ज्यादा लोगों का परिषद यानी पार्षद को नियुक्त कीजिए। सब लोग मिल के क्या करेगा? बहुमत के आधार पे। आज भी कोर्ट में जाइए आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ है, वाई चंद्रचूड़ है, समझ गए? तो अगर वो मुख्य न्यायाधीश अगर कोई डिसीजन बोल देंगे क्या मान लेगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी डिसीजन होता है ना, तो या तो 5 जज बैठेंगे या तो 3 जज। अगर बड़ा मामला है 5 जज बैठेंगे और 5 जज मिल के डिसीजन देते हैं। डिसीजन देते हैं, देखता है कि 3 गो जज एक साथ क्या बहुमत किधर है। 3 जज अगर बोल दे हाँ ये डिसीजन दे दो, तो 3 जज, 2 जज इधर है तो 2 जज अगर पीछे है तो उसका लागू नहीं होगा। अगर 4 दे दिया तो और अच्छा है, 5 दे दिया समर्थन तो और अच्छा है। मतलब बहुमत के आधार पे किसी एक व्यक्ति के मन के हिसाब से हो सकता है। आदमी प्रश्न पूछो उनसे, इसी वजह से कोई भी डिसीजन लिया जाता है बहुमत के आधार पे। तो उसी प्रकार से स्वयं कहता है कि किसी एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल को नहीं दे दो, उसके लिए क्या करो? एक पार्षद का गठन कर दो, जिसे क्या कहा गया सबसे पहली बार? विधान परिषद। विधान माने क्या? कानून। परिषद वैसा परिषद जो क्या करती है? कानून बनाती है। बस कुछ नहीं किया, इसका लैंग्वेज लिख दिया है। 6 नए पार्षद को और जोड़े गए, इसे विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? विधान पार्षद। और दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। बस स्वयं वही बात है।
राष्ट्रपति है, लोकसभा है, ये है विधान पार्षद, ये है गवर्नर जनरल। समझे? विधान पार्षद कोई कानून के लिए रिकमेंड करेगा, लास्ट में सिग्नेचर करेगा कौन? गवर्नर जनरल, कानून बन जाएगा। वही है परिषद की इस शाखा को छोटी संसद, इसका कहा गया छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। मोटे तौर पे कुछ नहीं, भारत में सबसे पहली बार संसदीय प्रणाली, मोटे तौर पे विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। और कानून किस प्रकार से चलने लगा? संसदीय व्यवस्था के तहत, जैसे ब्रिटेन में चलता था। यही कहता है। इसने सिविल सेवकों के लिए भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का क्या किया गया? आयोजन किया गया। बोला इसमें आप सिविल सेवक परीक्षा में आप भर्ती ले सकते हैं, जिसमें पहले तो मना कर दिया था। इसी वजह से सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए क्या किया गया? खोल दिया गया। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की क्या कही? नियुक्ति की गई। इसने प्रथम बार, इसी अधिनियम के तहत इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। चीजों को समझिएगा, क्या किया गया? वही है, बोले विधान परिषद, विधान परिषद। और अभी जस्ट बताएं लोकसभा और राज्यसभा। इसमें आपको कल ने बताया, इसमें जनता का प्रतिनिधि होता है क्या? लोकसभा में, लोकसभा में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उसको कौन चुनता है? जनता चुनती है। यहाँ जो विधान परिषद का गठन था वो 6 सदस्य और गवर्नर जनरल, कौन? गवर्नर जनरल। इस सारा का सारा अंग्रेज होता था। बोला इसमें को वो तो भारतीय नहीं है, इसमें को भारतीय है? बोला नहीं, भारतीय नहीं है। इसमें किसको शामिल कीजिए? भारतीयों को भी शामिल कीजिए। भारत के लिए कानून बना रहे हैं तो भारतीय को शामिल होना क्या है? अनिवार्य है। वही इसका एक वर्ड लिखा जानते हैं इस वर्ड को? स्थानीय प्रतिनिधि। मतलब इसमें प्रतिनिधि जो होगा कहाँ का होगा? स्थानीय होगा, मतलब वहां का निवासी होगा। तो स्थानीय निवासी माने भारतीय। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा क्या किया जाना था? चुनाव किया जाना था। मतलब बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से इससे चुनाव किया जाना था। यही आपका 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम के बाद एगो घटना घटित हुआ, जानते हैं 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति की जब घटना हुई, 1857 की क्रांति के बाद इस कंपनी का क्या किया? अधिकार अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश सरकार ने। और इसके बाद हमारा भारत कहा जाने लगा ब्रिटिश भारत। भारत क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश भारत। इससे पहले थे बोलते थे ब्रिटिश आधिपत्य वाला भारत, लेकिन अब डायरेक्ट क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। मतलब ब्रिटेन सरकार का, ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हो गया किस पे? हमारे देश पे। और जैसे ही हस्तक्षेप हुआ, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला अधिनियम बना के भेजा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी तक तो चार्टर एक्ट बोल रहे थे, अभी तक चार्टर एक्ट बोल रहे थे ना, इस बार बोलेंगे भारत शासन अधिनियम। इस बार ब्रिटेन की संसद ने भारत पे क्या किया? स्थापना किया। अब बोला ये कंपनी हटाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ। और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और भारत के ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसे कहा गया भारत का सचिव। जिसे कहा गया भारत का सचिव। और बोला ये गवर्नर जनरल सब कुछ नहीं होगा, अब हम एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे जो क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। इसी अधिनियम के तहत वायसराय और भारत का सचिव। अब भारत का सचिव क्यों होता था? ब्रिटेन देश में आप जानते हैं ब्रिटेन देश में पार्लियामेंट है। ब्रिटेन देश में पार्लियामेंट है कि नहीं? ब्रिटेन देश में संसद है कि नहीं जी? ब्रिटेन देश में संसद है। इस संसद का एक सदस्य को बोलता था, ये बैठता था ब्रिटेन में ही, इसको बोलता था कि जितना भी भारत का मामला है सारा का सारा मामला कौन देखोगे? तुम देखोगे। जैसे हमारे देश में, ब्रिटेन में, भारत में जैसे लोकसभा है, लोकसभा में रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा का ही कोई सदस्य रेलवे विभाग का मालिक हो जाता है। रेलवे विभाग में जो भी देखना सुनना है वो सारा का सारा मामला देखता है। उसी प्रकार से एगो मंत्री जिसको बोलते हैं सचिव, भारत का सचिव का पद सृजित किया गया ब्रिटेन की संसद में। और भारत का सचिव का सिर्फ और सिर्फ काम था कि भारत के मामलों को देखना,
भारत में जो भी कार्य हो रहा है, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का काम हो रहा है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ भारत के मामलों को देखना। भारत में शासन कैसे करना है, उसका मतलब भारत का मंत्री एक तरह से सही है। भारत का मामला देखता था कौन? भारत का सचिव, जो संसद सदस्य होता था किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश संसद का। किसका सदस्य होता था? ब्रिटिश संसद का। और बैठता वही था, वहां से वो अपना एक व्यक्ति बना के भेजता था भारत में। उस व्यक्ति को भारत में क्या कहा जाता था? वायसराय। बोलता था जाओ और जाके क्या करो, वहां अपना शासन अच्छे से चलाओ। अगला अधिनियम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला कौन सा अधिनियम है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला अधिनियम आया भारत शासन अधिनियम 1858 का। और 1858 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया सबसे पहला अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से शासन कब से स्थापित किया? मैं बोले कब से स्थापित किया? 1858 के अधिनियम से। चलिए खत्म हो गया थे, इतना ही भेजे थे। अच्छा ठीक है, रोकिए इसको, इसको रोकिए थोड़ा सा। तो भारत शासन अधिनियम 1858, बस कुछ नहीं, जो अभी बताए वही है। इसमें क्या किया गया? बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल सब क्या समाप्त। देखिए 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। निदेशक मंडल क्या गया था? इन दोनों को क्या किया गया? समाप्त किया गया। उसके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, अभी जस्ट बताएं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को क्या कहा गया? भारत राज्य सचिव कहा गया। क्या बोला गया? भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया है, वही बोले थे भारत का सचिव। अब भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए क्या गया? अभी सचिव बताए ना क्या है ये? सचिव ना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोले थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों का गठन नहीं किया गया था जी? इन दोनों को क्या किया गया? निदेशक मंडल नहीं किया था? आप देखिएगा 1773 का और 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और निदेशक मंडल का क्या गया था? स्थापना किया गया था। इस दोनों को क्या कर दिया? समाप्त करके एक पद सृजित किया गया और उस पद का नाम क्या था? भारत राज्य सचिव। और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यों वाला क्या किया गया? भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक कितने वर्ष हो गए हो? 10 वर्ष हुए हो। भारतीय मामलों में मतलब कुछ नहीं, जो 15 वो सदस्य बनेगा, कौन बनेगा? बोला 15 वो सदस्य वो बनेगा जो 10 वर्षों तक भारत में सेवा दे चुका है। भारतीय मामलों और ब्रिटिश संसद द्वारा सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल साम्राज्य के पद को क्या किया गया? समाप्त। 1857 की क्रांति के बाद बोले थे, याद है, बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया था? रंगून। और रंगून भेज के बोला था कि जो आपका ये शासन है ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। भारत का राज सचिव अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश संसद के। कहा कि ब्रिटिश संसद का ही क्या होता था? वो सदस्य होता था। यही कहता, भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। देख लीजिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बना? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। अब भारत का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
वही है, बस कुछ नहीं है। देखिए गवर्नर जनरल को द वायसरा ऑफ क्या कहा जाने लगा, इंडिया क्या जाने लगा दिया गया। और यह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष क्या करता था, प्रस्तुत करता था, ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। अगला अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1861। कौन आया, भारत परिषद अधिनियम 1861। यह भारत परिषद अधिनियम 1800, अब कहिएगा सर इसको भारत परिषद अधिनियम क्यों बोले, अभी जस्ट बोले 15 सदस्यों वाला एक परिषद का नियुक्ति किया गया। देखिए भारत का सचिव, भारत के सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए गए, 15। इसे क्या कहा गया, भारत का परिषद। इसे क्या कहा गया, परिषद। अब भारत के लिए जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा, 15 प्लस एक व्यक्ति 16 मिल के। अब अगला जो कानून भारत का परिषद मिल के सबसे पहला कानून बना के भेजा, कौन भेजा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसी को कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत को संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की क्या रखी गई, नींव रखी गई। भारत में सबसे पहली बार पोर्टफोलियो, जिसको कहते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जिसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। यानी आप जो देखते हैं आज रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब मंत्री देखते हैं ना, अलग अलग सबसे पहली बार किस अधिनियम के द्वारा भारत में स्थापित किया गया, 1861 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा आपका सबसे पहली बार पोर्टफोलियो, इसी को बोलते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसी को बोलते हैं। इसी अधिनियम के तहत कहा गया, सुनिए कहा गया 1861 इस अधिनियम के द्वारा कहाँ गया मंत्री, हाँ यहाँ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की क्या रखी गई, नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 की कर दी, जिसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का कितने वर्ष का अनुभव हो, 10 वर्ष का। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना चाहिए। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का क्या किया गया, प्रावधान। इसमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक है, किंतु इनकी शक्तियों का विधि निर्माण तक सीमित है। ये सब नहीं देखना। अभी देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को क्या किया गया, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। मतलब वही बोले थे, भारतीय लोगों को मनोनीत करना प्रारंभ किया गया था। और 1862 इसमें 3 भारतीय को, किसको, 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को, वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब वायसराय किसी भी भारतीय को अपने मन से मनोनीत कर सकता है। जैसे अभी राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 करता था, अब समाप्त हो गया, नहीं करता है राष्ट्रपति जी, बस सेम वही है और कुछ नहीं। इशारा का सारा सिस्टम आया कहां से, यहां से। वायसराय को विशेषाधिकार और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का क्या मिला गया, शक्ति दिया गया। अब अध्यादेश क्या है समझिए। अध्यादेश जानते हैं क्या है, कुछ नहीं। जैसे देखिए हमारे देश में लोकसभा है और राज्यसभा है, और यहाँ पे क्या था, विधान परिषद था। आपको बोले कि कोई भी कानून अगर बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, कैसे बनेगा, लोकसभा बनाएगा और राज्यसभा बनाएगा, और लास्ट में सिग्नेचर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब मान लीजिए क्या लगता है, लोकसभा में जो 543 सदस्य है और राज्यसभा में 245 सदस्य है, ये एनी टाइम बैठे रहेगा, एनी टाइम 365 का 365 दिन इसका बैठक होगा, नहीं, इसका साल में बैठक 3 बार होता है। भारत देश में साल में बैठक इसका कितना होता है, 3 बार होता है, जिसको बोलते हैं सत्र। इसका होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। 3 सत्र होता है संसद का, और 3 सत्र जो संसद का होता है इसमें गैप होता है। अब मान लीजिए कोई देश में आपातकाल आ गया और संसद का सत्र चल नहीं रहा है, संसद का सत्र चल नहीं रहा है, और कानून बनाना बहुत ही अनिवार्य रूप से है ही, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है, तो वो कानून आपातकाल के लिए तुरंत जब सत्र नहीं चल रहा है तो कानून क्या करते हैं, बना सकता है अपने मन से, अपने से लेके। और इसी कानून को जो बनाया लोकसभा और राज्यसभा के बिना, इसी कानून को क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं।
क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो यही प्रावधान किसको था, वायसराय को था। अगर परिषद का सदस्य नहीं है, समझ गए, तो आपको कोई जरूरी नहीं है वायसराय कानून बना सकता। अगर परिषद नहीं है तब, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो आप अध्यादेश जारी कर सकते नहीं है। जब सत्र नहीं चल रहा है तब आप अध्यादेश जारी करने की क्या आपको शक्ति है। और अध्यादेश मैक्सिमम एक बार में 6 महीनों तक, कितना महीना तक, 6 महीनों तक लागू होना होता है। और 6 महीनों में अगर बीच में कोई सत्र प्रारंभ हो गया, लोकसभा का सत्र प्रारंभ हो गया, तो कानून को लोकसभा से क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा, अगर आप चाहते हैं तो। यही है अध्यादेश। अध्यादेश समझे, तो इसी अधिनियम के तहत वायसराय को क्या जारी करने का शक्ति मिला, अध्यादेश। वायसराय को आवश्यक नियम आदेश जारी करने शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली, वही है पोर्टफोलियो, वही आपका मंत्री परिषद, इसका क्या किया गया, शुरुआत किया गया। इस अधिनियम ने बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की क्या की, प्रक्रिया प्रारंभ की। मतलब सीधा समझिए, नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो सब विभाग के मालिक वही हैं, सब विभाग के मालिक वो नहीं है। अपने कार्यों को सुलभ चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए क्या किया, अपने कार्यों का बंटवारा किया है। जैसे रेलवे का विभाग किसी और को, वित्त का विभाग किसी और को, विदेश का विभाग किसी और को, रक्षा का विभाग किसी और को। इसी प्रकार से सबसे पहली बार, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टफोलियो, हिंदी में बोल दिए संविभागीय, हिंदी में बोल दिए मंत्री परिषद, मंत्री मंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। समझ में आया यहां तक, रोकिए जी इसको।